नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोगों ने पिछली क्लास में कार्यपालिका के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। आज हम लोग उसी के आगे डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। डिस्कशन प्रारंभ करने से पहले पिछली क्लास में हम लोगों ने जो चीज़ें देखी उनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आगे की क्लासों से लिंकअप स्थापित हो सके। तो सबसे पहले हमने आर्टिकल 52 के बारे में देखा। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसकी बात करता था। इसके साथ साथ हमने आर्टिकल 56 और 61 की बात की। ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित बातें बताता था। एक महाभियोग के बारे में बताता है। ये जो आर्टिकल 61 है वो महाभियोग की प्रक्रिया बताता था और आर्टिकल 56 की राष्ट्रपति की जो रिक्ति होगी वो दो माध्यम से होगी। रिक्ति मतलब पद मुक्त जो होगा वो दो माध्यम से, रिक्ति के माध्यम से या फिर वो त्यागपत्र दे दे। त्यागपत्र देने के साथ साथ अगर उसकी मृत्यु हो जाए या फिर महाभियोग लगा दिया जाए। महाभियोग लगाने के साथ साथ अगर हम देखें तो अगर कुछ निर्वाचन रद्द हो जाए, निर्वाचन रद्द, इसके बारे में चर्चा थी। लेकिन महाभियोग की जो प्रक्रिया होगी वो आर्टिकल 61 कहता था। हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित भी बातें सीखी। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आर्टिकल 54 में बातचीत की गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा वो एक निर्वाचक मंडल की सहायता से होगा। यहाँ पर निर्वाचक मंडल, और हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा। उसके साथ साथ निर्वाचक मंडल के साथ साथ हम लोगों ने इसमें देखा था कि जो क्वालिफिकेशन है राष्ट्रपति की वो आर्टिकल 58 में दी हुई है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन या योग्यताओं का वर्णन किया गया है। तो पिछली क्लासों में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो महाभियोग की प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते हैं जो कि आर्टिकल 61 का एक हिस्सा है। तो जो महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर जो लगाई जाती है वो किस तरीके से होगी, तो देखते हैं। महाभियोग का जो प्रस्ताव होगा वो संसद के किसी भी सदन, संसद के किसी भी सदन का तात्पर्य लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सबसे पहले इसको देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। उसमें ध्यान देने वाला होगा कि जिस भी सदन से प्रारंभ की जाएगी, अगर लोकसभा से प्रारंभ की जाती है तो लोकसभा में कुल सदन संख्या का मतलब वर्तमान समय की अगर बात करें तो ये 543 मेंबर हो गए हैं। यही पहले 545 मेंबर थे। तो कुल जो सदन संख्या है, कुल सदन संख्या का 1/4 से प्रस्ताव पारित हो। तो हम देखेंगे अगर ये लोकसभा में प्रस्ताव पारित होता है तो 543 का 1/4, और अगर ये राज्यसभा से पारित होता है तो ये होगा हमारा जो मेंबर हैं उसके 252 कह लीजिए यहाँ पर, उसका 1/4 से। तो जो भी मेंबर निकल के आएगा उस सदस्य संख्या को राष्ट्रपति, मतलब कि अगर लोकसभा में ये पारित होता है तो उस सदन का चौथाई, या अगर राज्यसभा में पारित होता है तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का चौथाई, उसको पहले सहमति देना चाहिए। अगर सहमति देगा तो ये उस सदन के अध्यक्ष के पास, अगर लोकसभा में है तो स्पीकर के पास, और अगर राज्यसभा में है तो हम इसको वाइस प्रेसिडेंट, जो कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, उसके पास भेजा जाएगा। उसके बाद वो प्रस्ताव जैसे का तैसा राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा और राष्ट्रपति को ये 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ भेजा जाएगा।
14 दिन अगर बीत जाते हैं तो उसके बाद ये प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। प्रक्रिया कैसी होगी? प्रक्रिया ये होगी कि पहले सदन में लाया जाएगा प्रस्ताव। पहले सदन में ये जो होगा वो 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, 3/4। पहले सदन द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके बाद ये दूसरे सदन के द्वारा भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जब ये पहले सदन और दूसरे सदन में अलग अलग 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति स्वतः ही पदमुक्त हो जाता है। इसके लिए और कोई प्रक्रिया नहीं है, ये महाभियोग की प्रक्रिया है। इसको अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो महाभियोग कैसे लगेगा? महाभियोग लगाने के लिए शर्त ये है कि प्रस्ताव जिस भी सदन में लाया जाएगा उस सदन का 1/4 से जो सदस्य होंगे उनके द्वारा सहमत होना चाहिए और हस्ताक्षर होना चाहिए। वो प्रस्ताव उस सदन के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। अध्यक्ष उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भिजवा देगा, वो 14 दिन की सूचना के साथ में। और उसके बाद फिर अगर राष्ट्रपति उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करते हैं या दर्ज करते हैं, उसके बाद जिस भी सदन में इसको लाया जाएगा, पहले सदन में 2/3 जो भी बहुमत के द्वारा और दूसरे सदन में भी 2/3 वो भी अलग अलग बहुमत के द्वारा पारित किया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति स्वतः ही पदमुक्त हो जाते हैं। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया की बातचीत थी। हम इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो कई प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियां होती है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां होती है, क्षमादान की शक्तियां। बारी बारी से हम सभी शक्तियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है आर्टिकल 74 को पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 74 क्या कहता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 74 कहता है, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। हम देखते हैं इसके बारे में आर्टिकल 74 को। ये मूल संविधान की बातें थी। मूल संविधान में यही था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। लेकिन इसकी चर्चा नहीं थी कि जो सलाह दी जाएगी मंत्रिपरिषद के द्वारा वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा या विवेक पर उसके आधारित होगा। तो हम देखते हैं इस पर कि चर्चा करते हैं। आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74 कहता है। लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियों के कारण ये विवाद उत्पन्न हुआ कि ये जो सलाह दी जाएगी ये बाध्यकारी होगी या नहीं। तो वर्तमान स्थिति की चर्चा की जाएगी, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने जो संविधान में संशोधन हुए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक संविधान संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में, 1976 में होता है। तो इसमें क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए जो सलाह है वो बाध्यकारी, मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी। देखिए, ये जो अमेंडमेंट था 42वां अमेंडमेंट था, इसने राष्ट्रपति को एक रबर स्टाम्प की तरीके से घोषित कर दिया।
कि राष्ट्रपति की विवेक की शक्तियां यहाँ पर कार्य नहीं करेंगी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वें के बाद अमेंडमेंट होता है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है संविधान संशोधन होता है। चवालीसवां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। इसमें कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति को सलाह मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सलाह है वो एक बार वापस की जा सकती है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लौटा सकता है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि इससे कुछ अधिकार दिए गए कि अगर राष्ट्रपति किसी सलाह पर एकमत नहीं है मंत्रिपरिषद से तो वो उसको एक बार वापस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी बाध्यता रखी गई, अगर पुनर्विचार के बाद संसद के सदन या मंत्रिपरिषद के द्वारा उसी प्रस्ताव को वापस राष्ट्रपति के लिए भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य होगा। तो ये हमारा कुछ अमेंडमेंट था। इसके बाद हम देखेंगे और इसमें से जो बात की गई, जो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई वो इसके बाद ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं जो 1976 और 1978 में किए जाते हैं। अब हम आते हैं राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति पर। राष्ट्रपति की जो प्रशासनिक शक्ति है इसके बारे में चर्चा संविधान के अनुच्छेद 53 में की गई। आर्टिकल 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी, संघ की कार्यपालक शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ये चर्चा करता है आर्टिकल 53। अब देखेंगे कार्यपालक शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखते हैं आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 क्या कहता है। आर्टिकल 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अब देखिए क्या क्या कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है, हम लोग इसको डिटेल कर लेते हैं। देखिए जो देश का शासन है, जो भारत का शासन है वो राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाएगा। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसके अंतर्गत हम पहला देखेंगे भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाएगा। राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाएगा या चलाया जाता है, ये इसकी प्रशासनिक शक्ति का पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद देखें भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। देखिए प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कैसे अगर देखेंगे, जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में बहुमत का नेता होता है। जिस भी पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा और वो अपने नेता को आगे रखेगा उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली स्थिति है कि अगर कभी सिचुएशन ऐसी बन जाए किसी भी दल को बहुमत ना प्राप्त हो तो राष्ट्रपति विवेकाधिकार से जिसको भी समझ में आएगा कि इस दल के नेता को बहुमत आगे भविष्य में प्राप्त हो सकता है या कुछ दिनों में यह बहुमत सिद्ध कर देगा तो उसको प्रधानमंत्री बना सकता है। तो हम देखेंगे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और इसी में देखेंगे कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है।
मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति होती है, वो भी निर्वाचित नहीं होते हैं। ये पॉइंट ध्यान देने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारियों को भी नियुक्त करता है संघ के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारियों को नियुक्त करता है। देखिए, संघ के जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी जो नियुक्ति होगी, इस तरीके के जो संवैधानिक पदाधिकारी होंगे, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इसेक्टा, इनकी जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसके साथ साथ हम अगर देखें तो ये जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च बलों का, वो भारत के जो सशस्त्र बल हैं उनका सर्वोच्च कमांडर, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। सर्वोच्च कमांडर होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो युद्ध और शांति की घोषणा भी इसके द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा युद्ध और शांति की घोषणा की जाती है। ये इस तरीके की कुछ शक्तियां राष्ट्रपति की जो कार्यपालक शक्तियां के अंतर्गत आती हैं। हम यहां पर देखेंगे, यहीं पर हम समझ लेंगे कि जो राष्ट्रपति होता है वो हमारा नाम मात्र का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख, वो भी नाम मात्र का। मतलब यहीं पर जो हम पीछे आर्टिकल डिस्कस किए, आर्टिकल 74, उसमें मैंने बताया कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मतलब ये सारी की सारी जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग है, अगर हम कहें कि वास्तविक प्रयोग की, तो ये वास्तविक प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। ये चीज यहाँ पर नोट करने वाली होगी कि वास्तविक जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयोग की जाएगी, लेकिन नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति, जो कि कानून में, संविधान में लिखा गया है। तो ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति थी। इसके साथ साथ अगर हम देखें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां होंगी उसमें से हम देखेंगे विधायी शक्तियों में बात की जाएगी कि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। अगर हम संसद की बात करें तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। तो अगर संसद का अंग है राष्ट्रपति, तो विधायी शक्तियों में हम देखेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण होता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के द्वारा जब ये संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश को जारी किया जा सकता है, आर्टिकल 123 के द्वारा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी, अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। अध्यादेश की एक अवधि भी सीमित हो सकती है। अध्यादेश के द्वारा हम एक चीज फोकस करेंगे कि यहाँ अध्यादेश के द्वारा कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ हम देखेंगे कुछ और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां होती, जैसे आर्टिकल 79 क्या कहता है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 बात करता है राष्ट्रपति संसद का अंग है। राष्ट्रपति संसद का अंग है, संसद का अंग है। देखिए संसद में क्या क्या होता है? लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है, उसके साथ साथ ये राष्ट्रपति, ये आ गए लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, संसद का अंग हो गया। अब इसकी विधायी शक्तियों में देखेंगे तो संसद का सत्र बुलाता है, राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है। वह संसद का सत्रावसान करता है। संसद का सत्रावसान करता है यानी कि समाप्ति। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे
तो ज्वाइंट बैठक बुलाएगा, संयुक्त बैठक। ज्वाइंट सिटिंग की बात करी जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन करता है। अब ये जो 12 व्यक्ति होंगे वो कहाँ से आएंगे? ये जो 12 सदस्य होंगे, जो ये कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से होंगे। ये जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक विवाद का विषय रहा सचिन तेंदुलकर को लेकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचिन का जो अपॉइंटमेंट है, मतलब सचिन को जो मनोनयन किया गया था राज्यसभा में, वो समाज सेवा के द्वारा किया गया था। अब यहीं पर एक चीज़ और आ जाती है बातचीत। 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले, 104वां संविधान संशोधन से पहले ये प्रस्ताव था कि लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता है, अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है। तो 104वां जो संविधान संशोधन बिल है या संविधान संशोधन अधिनियम है, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये बहुत ही चर्चा का विषय है, ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है। हम सबसे पहले ये देख लिए कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अंग है, संसद का सत्र बुलाता है, संसद का सत्रावसान करता है, संयुक्त बैठक बुलाता है, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन करता है, और 104 संविधान संशोधन से पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन या नियुक्ति करता था। अब हम बात करते हैं 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन मुख्यतः जो है वो 4 आर्टिकलों से संबंधित है। चारों आर्टिकल को देख लेंगे और याद भी कर लेंगे इनको। 4 आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, आर्टिकल 332, आर्टिकल 333 और आर्टिकल 334 इन्हीं पर बातचीत की बात करता है, जो पीछे 4 बताए हैं। देखिए आर्टिकल 330 क्या कहता है? आर्टिकल 330 कहता है लोकसभा में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का जो सीटों का होगा वो रिजर्वेशन किया जाएगा। तो हम देख लेते हैं 104वां संविधान संशोधन, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 104वां संविधान, देखिए ये क्या प्रावधान करता है। सबसे पहले हम यहाँ पर आर्टिकल 330 की बात करेंगे। आर्टिकल 330 क्या कहता है? लोकसभा में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो होंगी उनकी सीटों का आरक्षण। इसके साथ साथ अगर हम देखें आर्टिकल 331 क्या कहता है? अनुच्छेद 331 क्या कहता है? अनुच्छेद 331 कहता है लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन या नियुक्ति। इसी तरीके से आर्टिकल 332 की बात करें तो आर्टिकल 332 कहता है जिस तरीके से लोकसभा में उसी तरीके से विधानसभा में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की सीटों के आरक्षण की बात करता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आर्टिकल 333 बात करें तो यहाँ पर विधानसभा में गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा एक व्यक्ति जो होगा एंग्लो इंडियन का वो मनोनयन किया जाएगा। देखिए 104वां जो संविधान संशोधन
है वो आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 में 10 साल की वृद्धि करता है। मतलब ये प्रक्रिया 10 साल तक ऐसे ही चलती रहेगी आगे। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल 331 है और आर्टिकल 331 इसके टाइम पीरियड को नहीं बढ़ाया गया, मतलब ये 2030 तक लागू रहेगा 26 जनवरी आगे, और ये 26 जनवरी 2020 से बैन हो गया है, मतलब अब ये आगे नहीं बढ़ाया गया। अब यहाँ पर जब बात हुई है एंग्लो इंडियन की, तो एंग्लो इंडियन टर्म भी समझ लेना चाहिए कि एंग्लो इंडियन होता क्या है। एंग्लो इंडियन ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा नागरिक होता है जो पितृकुल से यूरोपीय हो। यूरोपीय का मतलब ये नहीं कि अमेरिकन हो, मतलब वो जर्मनी का हो सकता है, ब्रिटेन का हो सकता है, फ्रांस का हो सकता है, स्पेन का हो सकता है, यूरोपियन किसी पुर्तगाली हो सकता है, यूरोप के किसी भी देश का नागरिक हो रहा हो, पितृकुल से वो यूरोपीय हो और मातृकुल से वो भारतीय हो। अब मतलब ये जनरेशनल गैप है, कितना भी जनरेशन का हो सकता है, और वो स्वयं भारतीय नागरिक हो। अगर वो स्वयं भारतीय नागरिक है तो वो एंग्लो इंडियन की कैटेगरी में आएगा। अब यहीं पर एक टर्म और समझ ले कि एंग्लो इंडियन जो है भारतीय संविधान की आर्टिकल 366 में इसकी चर्चा की गई है। हम देखते हैं आर्टिकल 366 अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 366 में क्या करता है, एंग्लो इंडियन की बात करता है। एंग्लो इंडियन एंग्लो इंडियन को सिंपल भाषा में अगर समझे तो पितृकुल या पिता की ओर से वो यूरोपीय हो और मातृकुल या माता की ओर से वो भारतीय हो। और यहीं पर एक शर्त और है कि वह स्वयं भारतीय नागरिक हो। तो ऐसे व्यक्ति को एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। ये आर्टिकल 366 कहता है। हम लोगों ने देखा कि 104वां संविधान संशोधन किस तरीके से काम करेगा, क्या क्या बातचीत की गई। अब विधायी शक्ति का जो इसी में एक छोटा सा इशू बच जाता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो आर्टिकल 123 से प्राप्त होती है। कहने का मतलब क्या है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा, और संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा और कोई असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर वो अध्यादेश जारी करेगा। यहीं पर ध्यान देने वाली बात होगी कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अध्यादेश का जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन संभव है। अब न्यायिक पुनरावलोकन मतलब अब किसी भी चीज़ का, हर चीज़ का संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है, लेकिन इसको इसके दायरे के अंतर्गत लाया गया है कि अध्यादेश अगर बुरी नीयत से किया गया है, जारी किया गया है, तो उसको नल एंड एक प्रकार से असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। तो हम बात करते हैं अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। हम ये अनुच्छेद 123 में इस चीज की चर्चा की गई है। इसमें ध्यान देंगे कि एक अध्यादेश है, उसकी जो मैक्सिमम अवधि है कि कितने समय तक अध्यादेश जारी लगा रह सकता है, वो 6 माह और उसके साथ साथ 6 सप्ताह। 6 सप्ताह से ज़्यादा नहीं, 6 माह और 6 सप्ताह से ज़्यादा नहीं। इसी में ध्यान देंगे अगर संसद का सत्र चल रहा हो, संसद का अगर सत्र चल रहा होगा तो 6 सप्ताह तक ही लागू रहेगा।
मतलब अगर सपोज करिए कि कोई ऑर्डिनेंस आ गया ऐसा, जैसे एमएसपी को अनाउंस कर दिया गया वर्तमान समय में, एक ऑर्डिनेंस के जरिए इसको लीगल दे दिया गया, और आज के 2 महीने बाद संसद का सत्र प्रारंभ हो गया, तो ये 2 महीने तो 6 माह के अंदर ही आ जाएगा, लेकिन जब सत्र चालू हो जाएगा संसद का तो उसके 6 सप्ताह के अंदर ये जो एमएसपी का ऑर्डिनेंस था इसको पारित कराना होगा पार्लियामेंट के द्वारा, तभी ये आगे चलेगा। अगर ये 6 सप्ताह के अंदर नहीं पारित होता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखें, इसी में मैंने बात की कि जो अध्यादेश है, अध्यादेश के द्वारा संविधान का संशोधन नहीं हो सकता, संविधान संशोधन नहीं हो सकता। और अध्यादेश सामान्य परिस्थिति में, अगर सामान्य परिस्थिति में अध्यादेश जारी किया जाता है तो वो केवल संघ सूची के विषय पर और समवर्ती सूची के विषय पर ही जारी किया जाएगा। कंकरेंट यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पर ही जारी किया जाएगा सामान्य परिस्थिति में, और इसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, ये मैंने बातचीत कर ली। न्यायिक पुनरावलोकन इसका संभव है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति की जो प्रशासनिक शक्तियाँ या कार्यपालिका शक्ति है, उसके साथ साथ राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में डिस्कशन किया। आगे की क्लासों में राष्ट्रपति की जो और शक्तियाँ हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे क्षमादान की शक्तियाँ, और इसी तरीके से हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।